टॉपिक जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक रिकॉर्ड मेंटेन करता है, यानी बोर्ड एग्जाम हो, चाहे IIT जी या मेडिकल या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में जो 10+2 लेवल का होता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पढ़ना है। ये इलेक्ट्रोलाइसिस के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस कॉन्सेप्ट का स्टडी कर रहे हैं, आपको जानना चाहिए कि इसका कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोलाइट वे सब्सटेंस होते हैं जिसके एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कराने पर वे अपने कंपोनेंट आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं, और ये प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइसिस का नॉलेज होना चाहिए। और अब उसके बाद फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, ये पहले जानना जरूरी है। ध्यान दिया जाए, ये है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में दो मेटालिक रॉड डिप्ट किया गया है, डुबाया गया है, और इस तरह से एक्सपेरिमेंटल सेटअप कंप्लीट किया गया है। यहाँ ध्यान दिया जाए, सपोज दैट किसी मेटालिक रॉड को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में हम डुबाते हैं, जैसे CuSO4। बोर्ड पर ध्यान दिया जाए, तो यहाँ अगर हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले दोनों मेटालिक रॉड को वेट कर लिए हैं और दोनों 30-30 ग्राम का है, 30-30 ग्राम का है। अभी हम इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं करा है, अब कराने जा रहे हैं। जैसे ही 5 एम्पियर का करंट अगर हम 10 सेकेंड के लिए फ्लो कराते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि ये Cu++ और SO4 आयन में डिसोसिएट होता है। तो ये पॉजिटिव आयन निगेटिव इलेक्ट्रोड पर और ये निगेटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होता है। तो यहाँ 10 सेकेंड के बाद हम करंट का फ्लो रोक दे रहे हैं और पुनः इस इलेक्ट्रोड को यानी इस प्लेट को निकाल कर वेट कर रहे हैं। तो पता चल रहा है कि इसका वेट हो गया 50 ग्राम। तो समझ में आ रहा है कि 30 ग्राम का पहले था और अब 50 ग्राम का है, यानी कितना ग्राम डिपॉजिट हुआ? 20 ग्राम। कितना कूलम हमने टोटल खर्च किया? तो 5 × 10 यानी 50 कूलम हमने खर्च किया टोटल इलेक्ट्रिसिटी का। तो 50 कूलम खर्च करने पर 20 ग्राम डिपॉजिट होता है, यानी 10 सेकेंड जब हम इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करा रहे हैं तो यहाँ 20 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है इस Cu++ आयन का, यानी कॉपर का। तो सोचिए कि अगर 20 सेकेंड तक अगर हम फ्लो कराएं तो उससे ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट होगा। तो फैराडे वो साइंटिस्ट है जिन्होंने पहली बार किसी इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट अमाउंट और फ्लो कराए गए इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नीट्यूड के बीच रिलेशन स्टैब्लिश किया, जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम से जाना जाता है। इतना तो सबके माइंड में सेट हो गया कि जितना ज़्यादा समय तक हम इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कराएंगे उतना ज़्यादा ये आयन में टूटेगा और उतना ज़्यादा ये आयन्स जाके इलेक्ट्रोड पर एक दूसरे से अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होंगे। तो इसी से रिलेटेड है आज का ये कॉन्सेप्ट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर आप ध्यान देकर पढ़ते हैं, जो ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी पढ़ रहे हैं, फ़ायदे का बात यह है कि आपको कभी याद नहीं करना होगा, क्योंकि हम मात्र 2 लाइन में आपके माइंड में हम ये कॉन्सेप्ट, ये लॉ सेट करने जा रहे हैं। और पहला लाइन फर्स्ट लॉ का होगा, दूसरा लाइन सेकेंड लॉ का। बस आप केवल ध्यान बनाए रखिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। शुरू हो रहा है आपका इंट्रोडक्शन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। गिवन बाय फैराडे in 1833-34, Faraday established the relation between the quantity of electricity passed and the electrolytic solution in the electrolytic solution and the amount of substance deposited. The amount of substance deposited W और electricity passed, quantity of electricity passed Q के बीच इन्होंने रिलेशन इस्टेब्लिश किया, जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम से जाना जाता है। इसको 2 लॉ के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। पहला लॉ आपके सामने स्टार्ट हो रहा है, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कहता है इसका मेन स्टेटमेंट?
आप पढ़ने जा रहे हैं फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कर रहा है देखिए, इसको आप ये देखते हुए सुनिए ताकि एकदम सेट हो जाए, एकदम माइंड में, एकदम पढ़ना याद नहीं करना पड़े बाद में। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट ईच इलेक्ट्रोड, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में किसी इलेक्ट्रोड पर किसी सब्सटेंस का जो डिपॉजिटेड अमाउंट होता है वो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट ईच इलेक्ट्रोड, इट मीन्स W, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट, इट मीन्स Q। यानी इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में किसी इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिटेड अमाउंट जो होता है वो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे ही प्रोपोर्शनल हटेगा तो आप जानते हैं कांस्टेंट आता है, और ये Q इक्वल IT होता है, तो ये क्या हो जाएगा, W इक्वल ZIT। तो यहाँ W क्या है, डिपॉजिटेड अमाउंट एट एन इलेक्ट्रोड, I क्या है, करंट, T क्या है, टाइम, और Z क्या है, कांस्टेंट या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। जरा ध्यान देंगे, जिस तरह ग्रेविटेशन में आप G का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर Z का इस्तेमाल होता है जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। आज जानने का दिन है कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है और इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे। इसको भी हम बता रहे हैं कि ये कैसे डिटरमाइन करेंगे। बहुत ही आसानी से आप इसको डिटरमाइन कर पाएंगे। जैसे कि आप लोग को याद होगा सॉल्यूशन चैप्टर जब पढ़ रहे थे, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या केमिकल काइनेटिक पढ़ रहे थे तो रेट कांस्टेंट, इन सभी कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए हम अक्सर बाकी सभी फैक्टर को यूनिट ले लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस W इक्वल ZIT आप जानते हैं, और यहाँ पर I इक्वल अगर हम मान ले 1 एम्पियर और T इक्वल ले लें 1 सेकेंड, तो क्या होगा जरा देखा जाए। W इक्वल Z इंटू 1 मतलब W इक्वल Z, मतलब क्या, जरा देख कर थोड़ा बढ़िया से ध्यान से सुन लीजिए। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का आप मन बना लिए कि आपको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट निकालना है, तो आप क्या कीजिए, पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस सेटअप कीजिए। 2 मेटालिक रड लीजिए, स्टार्ट करने से पहले इसको बढ़िया से वेट कर लीजिए। सपोज दैट इसका वेट 30 ग्राम आया। जिंक का सपोज दैट आपने रड लिया और ZnSO4 का सोल्यूशन, तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का आप Z निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो 1 एम्पियर के करंट को यहां से 1 सेकेंड के लिए फ्लो कराकर स्टॉप कर दीजिए। केवल 1 सेकेंड तक फ्लो कराने से जैसे ही ये आयन में डिसोसिएट होगा, जितना अमाउंट यहाँ लाइब्रेट करेगा मतलब डिपॉजिट होगा, फिर से आप इस प्लेट को बाहर निकालिए और वेट कीजिए। सपोज दैट आपका वेट आया 33 ग्राम माने हैं हम, तो ये 3 ग्राम जो डिपॉजिट अमाउंट है यही इसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हो जाएगा। यानी जब 1 एम्पियर के करंट को 1 सेकेंड तक आप फ्लो कराएंगे तो किसी इलेक्ट्रोड पर जितना अमाउंट डिपॉजिट होगा वही अमाउंट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का वैल्यू होगा, इस सब्सटेंस का Z होगा। और ये हमने एक्सपेरिमेंटली समझाया, यहाँ मैथमेटिकली समझाया कि आप I इक्वल 1 एम्पियर ले रहे हैं, T इक्वल 1 सेकेंड ले रहे हैं, तो जो डिपॉजिटेड अमाउंट होगा वही इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस इज दैट वेट ऑफ इट व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज पास्ड थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फॉर 1 सेकेंड। तो यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट अमाउंट जो डिपॉजिट होता है उसके टर्म में एक्सप्लेन किया गया। अब इसको एक सिस्टम में जरा बढ़िया से देख लिया जाए। यहाँ पहले फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आपने स्टडी किया, और अब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जिसके बारे में हमने बताया, इफ I इक्वल 1 एम्पियर, T इक्वल 1 सेकेंड, देन W इक्वल Z इंटू 1 तो W इक्वल क्या हो गया, Z। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस इज दैट वेट ऑफ इट व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज पास्ड थ्रू इट्स इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फॉर 1 सेकेंड। और अब कंप्लीट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जिसका मेन स्टेटमेंट आप समझ चुके हैं। यहाँ हमने मान लिया कि लेट 1 I एम्पियर ऑफ करंट इज पास्ड थ्रू इन एनी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फॉर T सेकेंड, एज a result of this W ग्राम ऑफ सब्सटेंस is deposited at
एनी इलेक्ट्रोड एट द इलेक्ट्रोड अकॉर्डिंग टू फैराडे या फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, W प्रोपोर्शनल टू Q, W इक्वल क्या हो जाएगा ZQ। देन अलग से आप जानते हैं Q बराबर IT, तो W इक्वल क्या हो गया ZIT, जहाँ Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, जिसके बारे में हम लोग अच्छे से यहाँ समझ पाए। तो ये था आपका फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसको आप एक लाइन में कैसे याद रखेंगे, किसी भी इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में किसी इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिटेड अमाउंट, किसी इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिटेड अमाउंट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब W प्रोपोर्शनल टू Q। तो आप केवल W प्रोपोर्शनल टू Q जब भी फैराडे लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आप नाम सुनेंगे या जैसे ही आप पढ़ेंगे आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए W प्रोपोर्शनल टू Q, और इसको आप जब चाहिए तब हिंदी इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट कर लीजिए। यहाँ से बस थोड़ा सा आगे अटैच कर दीजिएगा, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस W क्या है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट ईच इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो ये था आपका फर्स्ट लॉ। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड लॉ पर। फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, ध्यान से समझा जाए। फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझ लिया जाए। ये है 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जिसको एक सीरीज में अरेंज किया गया है और सेम क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी का सेम टाइम के लिए फ्लो कराया जा रहा है। तीनों से एकदम सेम एम्पियर का करंट, सेम एम्पियर का करंट और सेम टाइम के लिए फ्लो कराया जा रहा है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। पहले में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हमने AgCl लिया है, दूसरे में MgCl2 लिया है और तीसरे में FeCl3 लिया है। जैसे ही सेम मैग्नीट्यूड का करंट हम फ्लो कराते हैं, आपको इतना नॉलेज है कि ये अपने कंपोनेंट आयन में टूटना स्टार्ट करता है, ठीक है। मतलब Fe3 प्लस में डिसोसिएट होगा और Cl माइनस में डिसोसिएट होगा। यहाँ Mg प्लस प्लस में डिसोसिएट होगा और Cl माइनस में डिसोसिएट होगा। यहाँ Ag प्लस में डिसोसिएट होगा और Cl माइनस में। और ये अच्छे से पता है कि ये एक दूसरे से अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की ओर जाकर डिपॉजिट होना शुरू करेंगे। तो हमने मान लिया कि इस इलेक्ट्रोड पर Ag प्लस यानी सिल्वर का डिपॉजिट अमाउंट W1 है, इस पर डिपॉजिट अमाउंट W2 है और इस पर डिपॉजिट अमाउंट W3। और जो इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज किया है इसका इक्विवेलेंट वेट हमने मान लिया E1। इक्विवेलेंट वेट वही इक्विवेलेंट वेट जो आपने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था, एसिड का इक्विवेलेंट वेट, बेस का, सॉल्ट का, एलिमेंट का, उस इक्विवेलेंट वेट का बात कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट नहीं है, सिर्फ केमिकल इक्विवेलेंट है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मींस Z और सिर्फ केमिकल इक्विवेलेंट मतलब E। तो यहाँ हम इसका इक्विवेलेंट वेट E1, इसका E2 और इसका ये पूरा एक्सप्लेनेशन, एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन समझने के बाद अब आप जैसे ही सेकेंड लॉ सुनेंगे आपको समझ में आ जाएगा। जब एक सीरीज में अरेंज्ड डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से सेम क्वांटिटी का करंट फ्लो कराते हैं, तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर जो डिपॉजिटेड अमाउंट होता है वो अपने अपने इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां पर हो गया W1 प्रोपोर्शनल टू E1, यहां हो गया W2 प्रोपोर्शनल टू E2, यहां हो गया W3 प्रोपोर्शनल टू E3। तो क्या है फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस? When same quantity of electricity is passed through different electrolytic solution, the amount of substance deposited at each electrode is directly proportional to its equivalent weight। यानी सेम क्वांटिटी अगर इलेक्ट्रिसिटी का अगर पास कराएं तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिटेड अमाउंट इट मींस W अपने इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसमें कैलकुलेशन हम आगे लेकर चले तो W1 इक्वल हो जाएगा Ke1 और फाइनली वी गेट W1 बाई E1 इक्वल K, इक्वेशन नंबर 1।
For second electrolytic solution, W2 equal KE2. Finally we get W2 by E2 equal K. For third electrolytic solution, W3 equal KE3. W3 by E3 equal K. इक्वेशन नंबर थर्ड. फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 देखा जाए तीनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो हम लोग क्या प्राप्त कर रहे हैं? देन वी गेट W1 बाई E1 इक्वल W2 बाई E2 इक्वल W3 बाई E3. जो भी स्टूडेंट इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन देख पा रहे हैं जल्दी से बताइए W1 बाई E1 का रेशियो हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में क्या कहलाता है? गिवन वेट को जैसे ही मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ मोल होता है, और गिवन वेट को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट. तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ थर्ड. तो यहाँ क्या है W बाई E का रेशियो? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट. मतलब एक लाइन में कहा जाए कि अगर हम एक सीरीज में अरेंज करके 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से सेम क्वांटिटी का करंट अगर गुजारेंगे तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो डिपॉजिट होगा वो सेम होगा. तो यहाँ W1 बाई E1 इक्वल W2 बाई E2 इक्वल W3 बाई E3 इशारा कर रहा है कि प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर जो ग्राम इक्विवेलेंट्स डिपॉजिट होंगे वो सेम होंगे. तो क्या है सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस? लास्ट बार जब डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से सेम क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी का पास कराते हैं तो किसी इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिटेड अमाउंट अपने इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. दिस इज कॉल्ड सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. अब आप इसको एक सिस्टम में बढ़िया से देख लीजिए. When same quantity of electricity is passed through different electrolytic solution, the amount of substance deposited at each electrode is directly proportional to equivalent weight. Let W1 and W2 and W3 gram of the substance are deposited at different electrode and their equivalent weight are E1, E2 and E3 respectively. Then for first electrolytic solution, W1 proportional to E1, W1 equal KE1, W1 by E1 equal K, equation number 1. For second electrolytic solution, W2 by E2 equal K. For third electrolytic solution, W3 by E3 equal K. From equation 1, 2 and 3, we get W1 by E1 equal W2 by E2 equal W3 by E3. और आप सभी स्टूडेंट के पास इतना कैपेसिटी आ गया कि आप इसको पढ़ सकते हैं. ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रोलाइट इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, या ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सेकेंड सब्सटेंस इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ थर्ड. और अब नेक्स्ट क्लास हम लेकर आ रहे हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट एंड केमिकल इक्विवेलेंट. इट मींस रिलेशन बिटवीन Z एंड E. तो जो भी स्टूडेंट इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन देख पा रहे हैं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और शेयर और लाइक करें.